Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 26 ऑफ नवंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 26 नवंबर 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सारे आर्टिकल्स को सुनते हुए चलना। सबसे पहला आर्टिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे बात करेंगे हम लोग इंडिया यूएस के ट्रेड पॉलिसी फोरम के बारे में। आपको मालूम होगा हाल ही में दोनों कंट्रीज के बीच में ये ट्रेड पॉलिसी फोरम रखा गया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इस पूरे फोरम के अंदर इंडिया और यूएस ने मिलकर क्या क्या डिस्कशन किया है, क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करी है। एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बता दी जाएगी। अगर आप लोग चाहो तो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और सारी चीजें साथ ही साथ आप लोग यहां पर लिख सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है और यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर एक आर्टिकल को इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आता है तो उनको आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसी प्रकार से जो दूसरा आर्टिकल है अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। डिस्कस करेंगे पेसा एक्ट के बारे में। अभी छत्तीसगढ़ इस एक्ट को लागू करने के बारे में चर्चा कर रहा है। अभी तक यहां पर कितने राज्यों के अंदर पेसा एक्ट लागू है ये सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। आखिरकार पेसा एक्ट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद तीसरा आर्टिकल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार गैलेंट्री अवार्ड चर्चा में है और इसके बारे में हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो डायरेक्टली देखते हैं तो उनके लिए मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूं, खासकर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यहां पर वो कवर करवाई जाएगी दोबारा से। तो हम लोग डिस्कस करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। आखिरकार ये अवार्ड्स क्या होते हैं, प्लस अभी किन किन लोगों को ये अवार्ड्स दिया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या सीक्वेंस होता है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जानने को मिलने वाली है जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भारत गौरव स्कीम को लॉन्च किया है तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये स्कीम क्या है और इससे भारत को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। भारत यहां से बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकता है। इनफैक्ट आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी। देखो हो सकता है कि हम लोग यहां पे ट्रेन को किराए पर ले सकें, बिल्कुल ये इस स्कीम के अंदर काफी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फिर उसका लास्ट आर्टिकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी यहां पर एक एक्सरसाइज चल रही है दोस्ती जो कि एक ट्रायलेटरल एक्सरसाइज है। डिस्कस करेंगे ये जो किन 3 कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज हुई है, प्लस यहां पर इसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, क्या एम रहने वाला है, सारी चीजें हम लोग इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत टाइम लगता है वीडियो को प्रिपेयर करने में और हमेशा की तरह हमने आज का टारगेट रख रखा है 1K प्लस लाइक्स का। तो 100% जैसा आप लोग रोज ये करके दिखाते हो आज भी आपको ये करना है। आप फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे इस वीडियो की खास बात यह है कि हम लोग करंट इश्यूज को तो डिस्कस करते करते हैं, साथ ही साथ जो हमारा प्रीवियस डे का करंट अफेयर होता है उसका एक रिवीजन भी लेते हैं। हमने जो भी कल डिस्कशन किया था फटाफट एक ओवरव्यू लेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहला आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी है किसके ऊपर, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। तो बाय द वे आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आखिरकार ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल किस लिए लाया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो इसके रिगार्डिंग एक केस प्राइवेसी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। वो केस कौन सा है जिसमें प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर टाइप करना। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था अभी एक ड्राफ्ट स्कीम चलाई जा रही है। कुछ बैंक्स हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, बैंक्स को मिलाया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से समझाया था कि बैंक को मर्ज करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है। तो आप लोगों को बताना है वो एक्ट कौन सा है, उसके अंदर कौन से शेड्यूल के अंदर सारी चीजें मेंशन्ड है, बैंक को मर्ज करने की सारी बातें वहां पर लिखी गई हैं। प्लस दूसरी चीज अगर हम लोग 2 बैंक्स को या फिर कितने भी बैंक को मर्ज करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स हम लोग को नजर आएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ बेनिफिट्स भी आपको लिखने हैं। कि मैंने कल आपको साथ सारी चीज मैंने डिस्कस कर रखी है आपके साथ ही, तो यहां पर आप लोग इसके बारे में जरूर टाइप करना। थर्ड आर्टिकल में हमने कल डिस्कस किया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में। तो अब ये जो सर्वे हुआ है इसके अंदर कौन सा शहर है जो कि सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर देखने को मिला है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना। और वो ऐसा शहर है जो कि पिछले 5 साल से लगातार टॉप कर रहा है।
देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। अभी रशिया ने इस मिसाइल की टेस्टिंग की है और कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझाया था कि जो टर्बोजेट होता है वो क्या होता है, प्लस उसके बाद मैंने आपको बताया था राम जेट क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया स्क्रैम जेट क्या होता है। तो आप लोगों को थोड़ा फुर्सत निकालने के बाद इन तीनों के बारे में मेंशन करना है, तीनों का डिफरेंस क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल मैंने आपको एयर प्रोपल्शन सिस्टम बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया, एक रिपोर्ट आई है जहां जिसमें चर्चा की गई है जो अर्बन इंडिया है, मतलब कि भारत के अंदर जो बहुत सारे शहर वाले एरिया हैं वहां पर हेल्थ केयर काफ़ी हद तक खराब है। एक तरीके से वहां पर जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है काफ़ी बेकार चल रहे हैं, सही से स्टाफ नहीं है, प्लस जो गरीब लोग हैं वो सही से चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसी रिपोर्ट आई थी, यहाँ पर कुछ पूछने लायक चीज़ नहीं है, इस वजह से मैं नहीं पूछ रहा हूँ। देन उसके बाद लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमारी सरकार ने फोकस ये किया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो घर है लोगों को वो पक्का घर प्रोवाइड करवा सके। आप लोगों को मालूम होगा तो वो आवास योजना के बारे में चर्चा की गई थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसी खास चीज़ें नहीं है, जो खास चीज़ें हैं वहाँ पर मैंने आपके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा है, आप लोग उसका आंसर जो है वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में देना। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएस के बीच में अभी एक ट्रेड पॉलिसी फोरम हुआ है और ये 12वां फोरम था, तो आपको ध्यान रखना है कहां पर हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर। और ये कब हुआ था, 23 नवंबर 2021 में हुआ था, मतलब अभी जो रिसेंटली ये तारीख निकली है। अब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या डिस्कशन किया गया। सबसे पहली चीज यहां पर इन्होंने देखा कि देखो जो इंडिया और यूएस के जो व्यापार है ना वो लगभग पिछले कुछ सालों से काफी खराब चल रहे हैं। खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद जो ट्रेड रिलेशंस है भारत और यूएस के ये काफी खराब हुए, बहुत ज्यादा खराब हुए। इनफैक्ट आप कह सकते हो जीएसपी को हटाया गया और भी बहुत सारी टैरिफ्स को लागू करे गए, जिसकी वजह से व्यापार काफी खराब हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन अब जो ये फोरम हुआ है जहां पर यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कैथरीन ताई, ये इंडिया आई थी। इंडिया में इन्होंने पीयूष गोयल साहब के साथ डिस्कशन किया है और इन्होंने डिस्कशन किया है कि किस प्रकार से भारत और यूएस का जो ट्रेड रिलेशंस है, जो व्यापार है, उसको हम लोग एक अलग लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग रिलेशंस को और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि भारत और यूएस दोनों डिफेंस रिलेशंस में काफी अच्छे तो हैं ही, लेकिन अब हम लोग व्यापार में भी काफी अच्छे ग्रो करने में फोकस रखने वाले हैं। तो इस आर्टिकल को द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया, आप लोग देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल। यहाँ पर मैं आपको सारे सोर्सेस दिखाता रहूंगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। तो आपको ये इमेज जिनका दिख रहा है यही है कैथरीन ताई, ठीक है। ये इंडिया आई थी, इन्होंने यहाँ पर ट्रेड को लेकर डिस्कशन किया है। अब यहाँ पर इसका एम क्या रहा, इसका एम ये रहा है कि भारत और यूएस के बीच में एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनको लेकर डिस्कशन किया जाए और इनको लेकर जो भी डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं भारत और यूएसए के बीच में उन डिस्प्यूट्स को खत्म किया जाए, ठीक है। तो मेन मकसद क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्गर बनाएं, दोनों कंट्रीज मिलकर एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे से काम करें, चाहे एग्रीकल्चर हो, साथ ही साथ नॉन एग्रीकल्चर हो, गुड सर्विस, इन्वेस्टमेंट, सभी के मामले में एक अच्छा सा एक अग्रीमेंट, एक अच्छा सा कॉपरेशन हो दोनों कंट्रीज में। यह मेन मकसद रखा गया था इस ट्रेड पॉलिसी फोरम का। बेसिकली फोरम क्या है, एक मंच होता है जहां पर आप कह सकते हो कि यह डिस्कशन किया गया। अब बात करते हैं इस फोरम के हाइलाइट्स के बारे में। तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स दिखा दिए हैं कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है, एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है। देखो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या बोला गया इस फोरम के अंदर, सबसे पहली चीज क्या है कि दोनों कंट्रीज को म्यूचुअल मार्केट एक्सेस मिलेगा। मतलब यह है कि भारत को यूएसए का मार्केट एक्सेस मिलेगा और यूएसए को भारत का मार्केट एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब यह है भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैंगो हो गया या फिर ग्रेप्स हो गया, मैंगो के साथ जो अंगूर होते हैं, या फिर अनार हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग यूएस में बेचने वाले हैं। यूएस के अंदर जो मार्केट एक्सेस है वो हम लोग को मिलेगा और यूएस वहां से जो पोर्क है, यूएस का पोर्क के साथ साथ आप कह सकते हो जो अल्फा लफा है होता है, ये सारी चीजें यहां पर यूएस ने डिमांड करी है कि हम लोग को भी इसका मार्केट एक्सेस चाहिए भारत के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअली अग्रीमेंट किया है कि हम लोग ये चीज या इस कंट्री में बेचेंगे और यूएस ने भी बोला कि बिल्कुल हम लोग भी क्या करेंगे, जब आप हमारी कंट्री में इन चीजों का ट्रेड करोगे, मार्केट एक्सेस ले रहे हो, तो हम लोग भी इंडिया के अंदर इस चीज का मार्केट एक्सेस लेंगे। पहली चीज यहां पर ये म्यूचुअली अग्रीमेंट हुआ। दूसरा यहां पर फोकस क्या रखा गया, रीस्टोरेशन ऑफ जीएसपी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जीएसपी का मतलब होता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। देखो क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, जो ये जीएसपी है इसको हटा दिया था। इन्होंने बोला अब यहां पर कोई जीएसपी लागू नहीं होगी। अगर जीएसपी हट जाएगा तो इससे नुकसान होगा, ये सिंपल सा आप लोगों को समझना है। पहले आगे क्या होता है जीएसपी में आप लोगों को बताऊंगा। तो अब क्या होगा, यहां पर इन्होंने बोला है कि जो जीएसपी है उसको वापस से रिस्टोर किया जाएगा। रिस्टोर करने से क्या होगा, भारत को काफी सारे फायदे होते हुए भी नजर आएंगे। पहले हम लोग समझेंगे आखिरकार ये जीएसपी होता क्या है, जनरलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंस होता क्या है।
देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार कहां पे डिस्कशन किया गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1964 में, यहां पर इसके बारे में डिस्कशन किया गया। आज के टाइम पर टोटल लगभग 13 देश हैं, 13 कंट्रीज है जो कि जीएसपी को प्रोवाइड करवाती हैं, जीएसपी को देती हैं। और वो 13 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, आइसलैंड, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्विट्जरलैंड, टर्की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 13 कंट्रीज है जो कि क्या करती हैं, जीएसपी प्रोवाइड करवाती हैं। अब मान लो जैसे भारत के साथ यहां पर क्या हो रहा था, यूएसए के ट्रेड रिलेशंस चल रहे थे, यूएसए के साथ यहां पर भारत व्यापार कर रहा था। तो क्या हुआ, जब भारत यहां पर यूएसए के साथ व्यापार कर रहा था तो बहुत सारे हम लोग जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग बहुत सारा सामान यूएसए के अंदर भेज रहे थे। अब जब बहुत सारा सामान भेज रहे थे तो उसके ऊपर हम लोग को जीएसपी मिलता था। जीएसपी जैसे मैंने आपको बताया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, तो ये हम लोग को मिलता था। इसका मतलब यह है कि भारत के ऊपर जो भी हमने सामान भेजा है उसके ऊपर जो ड्यूटीज वगैरह लगती हैं वो ड्यूटीज एलिमिनेट कर दी जाएंगी, मतलब वो ड्यूटीज नहीं लगाई जाएंगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं वो चार्जेस नहीं लगेंगे। अब जब वो चार्जेस नहीं लगेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो यूएसए के अंदर सस्ता बिकेगा और काफी ज्यादा बिकेगा। इससे क्या होगा, भारत के अंदर उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी और बढ़ेगी, हम लोग चीजों को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, हम लोगों को थोड़ा बहुत इनकम जनरेशन देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो जीएसपी सिस्टम क्या है? तो जीएसपी सिस्टम आप कह सकते हो एक बहुत पुराना टर्म है जिसको यूज किया जाता है यूएस ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम के अंदर, और आप कह सकते हो इसको जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको बनाया गया था ट्रेड एक्ट 1974 के थ्रू। जीएसपी क्या करता है, इसका मेन मकसद है दो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ाना। कैसे किया जा सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जो ड्यूटीज लगती हैं उसको एलिमिनेट करके, उसको कम करके हम कंट्रीज को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, जैसे यहां पर जीएसपी के अंदर बताया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो ये जीएसपी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर हटा दिया गया था। नाउ वापस अब जीएसपी को स्टोर किया जाएगा। भारत अब कोई सामान यूएसए के अंदर भेजेगा तो उसके ऊपर जो भी ड्यूटीज लगती हैं उसको एलिमिनेट किया जाएगा, उन ड्यूटीज को कम से कम किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया इस फोरम के अंदर, तीसरा पॉइंट है टुवर्ड्स रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। इसका मतलब यह है कि भारत और यूएस दोनों मिलकर, जो आज के टाइम पर मल्टीलेटरल बॉडीज के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो G20 हो, इन दोनों बॉडीज के अंदर भारत और यूएसए दोनों मिलकर एंगेजमेंट अपना बढ़ाने वाले हैं। दोनों मिलकर काफी बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। दोनों कंट्रीज मिलकर यहां पर जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होती हैं उनको रिजॉल्व करेंगी। तो ये मेन मकसद रखा गया है। ठीक है, तो दोनों जो एक तरीके से कंट्रीज हैं ये इन दोनों बॉडीज के अंदर काफी अच्छे से परफॉर्म करने वाली हैं और एक एग्रीमेंट बेस्ड पर आगे चलने वाली हैं। देन उसके बाद और क्या क्या डिस्कशन हुआ, और यहां पर बोला यूएसए हम लोग को इथेनॉल सप्लाई करेगा। देखो इथेनॉल की काफी चर्चा होती है आज के टाइम पर भारत में। क्यों? भारत ने एक टारगेट रखा है कि हम लोग साल 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% तक इथेनॉल को मिलाएंगे। अब कैसे मिलाएंगे, क्योंकि इथेनॉल का प्रोडक्शन भारत के अंदर तो हो नहीं रहा है, तो कैसे मिलाएंगे? तो हम लोग अब यहां पर क्या करेंगे, यूएसए से थोड़ा सा इंपोर्ट भी करेंगे। तो यूएसए यहां पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि हम लोग को वो इथेनॉल सप्लाई करेगा, ताकि जो भारत का गोल है कि 2025 तक हम लोग पेट्रोल के अंदर 20% को इथेनॉल को मिला सके, तो वो हम लोग उस गोल को अचीव कर पाए। तीसरा क्या डिस्कशन हुआ उसके बाद, फार्मा कोऑपरेशन। यहां पे बोला गया देखो भारत आज के टाइम पर फार्मास्यूटिकल के अंदर काफी आगे है, तो इसको लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। दोनों कंट्रीज मिलकर हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा काम कर सकती हैं। तीसरा सर्विस फ्रंट। इसका मतलब क्या है, दोनों कंट्रीज मिलकर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के ऊपर काम करेंगी, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट सर्विसेज वगैरह होती हैं इसके ऊपर काम किया जाएगा। ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी काम करने वाले हैं, जिससे कि यहां पर डिजिटली काफी हद तक ग्रो होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे डिस्कशन किया गया कोलेब्रेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। दोनों कंट्रीज मिलकर जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि साइबर स्पेस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी टेक्नोलॉजीज के अंदर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करने वाली है। दोनों कंट्रीज मिलकर अच्छे से वर्क करेंगी ताकि साथ मिलकर एक बड़ा गोल को अचीव कर पाएं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एक दूसरा टॉपिक ये रहा है, और जहां पर दोनों कंट्रीज ने मिलकर अपने व्यूज को एक्सचेंज किया है, अपने एक दूसरे के व्यूज को शेयर किया है, और फोकस ये रखा गया कि हम लोग जल्द से जल्द नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे, मतलब पोल्यूशन को कम से कम करेंगे। तो ये सारा डिस्कशन हुआ इस ट्रेड पॉलिसी फोरम में। आई होप आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है, और जितना भी था इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी है। अभी कुछ चीजें बची हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कशन हुआ इनिशिएटिंग टैरिफ रिमूवल। अब जो टैरिफ लगाए जाते हैं उसको भी हटाया जाएगा।
जैसे जैसे मैंने आपको बताया, यूएस के अंदर जब भारत कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर ड्यूटीज या फिर टैरिफ भी लगा दिया जाता है। अब जब टैरिफ लगेगा तो उससे भारत का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा मिलेगा। अब क्या होगा, इस टैरिफ को हटाया जाएगा, इस टैरिफ को रिमूव करे जाएंगे। मैंने आपको एक एज अ एग्जाम्पल देकर ये समझाया है। तो टैरिफ को रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता मिलेगा और दोनों कंट्रीज़ के जो व्यापार वाले रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी हद तक ग्रो होते हुए नजर आएंगे। देन उसके बाद एक और स्टेप ये उठाया गया, टुगेदर काउंटरिंग चाइना। मतलब कि क्या होगा, अच्छा सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनना, जितना हमने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज तक डिस्कशन किया है इतनी ही सारी बातचीत हुई है कहाँ पर, इस ट्रेड पॉलिसी फोरम के अंदर। बाकी जो ये 2 पॉइंट्स बताए ना मैंने, ये एक वे फॉरवर्ड है कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वे फॉरवर्ड है कि हम लोग क्या कर सकते हैं आगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टैरिफ को रिमूव कर सकते हैं जिससे व्यापार के रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे। प्लस भारत आज के टाइम पर चाइना को काउंटर कर सकता है। क्यों? यूएसए हम लोग की हेल्प कर सकता है। यूएसए की जो कंपनीज है आज के टाइम पर वो चाइना से बाहर निकल रही हैं, अब चाइना से शिफ्ट हो जाएंगी तो इंडिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडिया क्या कर सकता है, उन लोगों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे सकता है कि भाई अच्छी अच्छी स्कीम्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। इससे क्या होगा, हम लोग यूएस की कंपनीज को अपने कंट्री के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारे कंट्री के अंदर एक कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्लस इकोनॉमी वगैरह ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो हम लोग इस प्रकार से चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नाउ आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है पेसा एक्ट के बारे में। तो अभी देख पाओगे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। तो हाल ही में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर एक ड्राफ्ट रूल बना दिया है अंडर द पेसा। पेसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। पंचायत का पी, एक्सटेंशन का ई, शेड्यूल्ड का एस और एरियाज का ए, इसको मिलाकर बनता है पेसा। ठीक है, तो पेसा एक्ट को लाया गया था 1996 के अंदर। नाउ अब इसको एक तरीके से लागू करने के बारे में चर्चा की जा रही है। कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। आज के टाइम पर 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी आपको ये पेसा रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं, एक है हिमाचल प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना, एक राजस्थान, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ यहाँ पर 7वां राज्य बन जाएगा जब ये चीज़ें अच्छे से अप्रूव हो जाएंगी। तो अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ड्राफ्ट को लेकर चर्चा की जा रही है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या है पेसा एक्ट, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। पेसा की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। अब आपको 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी होंगी। देखो यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, प्लस काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे इस प्रकार की पीपीटीज प्रिपेयर करने में। इनफैक्ट मुझे पूरा दिन लग जाता है यहाँ पर इसको पीपीटीज को रेडी करते करते, काफ़ी कुछ काम करता रहता हूँ इसके अंदर। तो इतना सपोर्ट आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पेसा एक्ट के बारे में। तो जो पेसा एक्ट 1996 में मैंने आपको बताया कब लागू हुआ है, 1996 में आया था। पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। देखो जो पंचायत है, पी से क्या है, जो मतलब पंचायत के एक्सटेंशन के बारे में चर्चा की है। जो शेड्यूल्ड एरियाज है, मतलब कि जो जनजातीय वाले एरियाज है जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर हम लोग पंचायती वाले सिस्टम को एक्सटेंड कर सकते हैं, पंचायती वाले सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। अब ये पंचायती वाली सिस्टम क्या है, पहले हमें इसको समझना होगा। देखो जो ये पंचायत राज वाला सिस्टम है पूरा का पूरा, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तब हम लोगों ने पंचायती राज को लेकर आए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर आए। आज के टाइम पर क्या होता है, एक प्रकार से ग्राम सभा होती है। आप देख पाओगे गांव में यहाँ पर इस तरह की सभा बैठती है, आप लोगों को मालूम होगा। बहुत सारे लोग होते हैं और जो वो लोग होते हैं, जो ग्राम सभा होती है, वो अपने गांव के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या करना है। जो भी यहाँ पर डिसीजन होते हैं गांव को लेकर, वो सब यहाँ पर वो ग्राम सभा करती है। ठीक है, वो हमारा पूरा का पूरा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब क्या बोला गया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, क्या वो ट्राइबल एरियाज पर लगाए जा सकते हैं? तो ऐसा देख पाओगे, ऐसा यहाँ पर पहले नहीं बोला गया है। हमारा जो एक तरीके से संविधान है उसके अंदर आर्टिकल 243M क्या बोलता है कि जो एक तरीके से पंचायती राज वाला सिस्टम है उसको शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज पर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये चीजें काफी हद तक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड देखने को मिलेंगी। ये पहले हुआ करता था, मतलब कि मैंने आपको बताया पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, गांव के अंदर ग्राम सभा बैठती है। ठीक है, वो सब अपने गांव को लेकर सारा डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेकर आए थे। लेकिन उस समय क्या बोला गया था, उस समय आर्टिकल 243M ये बोलता था कि हम लोग क्या करेंगे, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो एक तरीके से ट्राइबल एरियाज है, जहां पर बहुत सारे हमारे जनजाति लोग रह रहे हैं, आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनके लिए यहां पर पंचायती राज सिस्टम नहीं रहेगा। उनके लिए ये पंचायत वाला सिस्टम नहीं है। ये आर्टिकल 243M के अंदर रिस्ट्रिक्शन पे प्रोवाइड किया गया। लेकिन होता क्या है, इसके बाद एक कमेटी आती है जिसका नाम है भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी का रिकमेंडेशन आता है 1995 में, और भूरिया कमेटी लेकर आती है पेसा एक्ट को। पेसा एक्ट मतलब पंचायती एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं,
पंचायत को एक्सटेंड कर रहे हैं शेड्यूल वाले एरियाज में, क्योंकि जो आर्टिकल 243M है अभी तक ये यहां पर हमें परमिशन नहीं देता है कि हम लोग ट्राइबल एरियाज पर या शेड्यूल्ड एरियाज पे पंचायत सिस्टम को लागू करें। लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनती है, कमेटी का रिकमेंडेशन आता है 1995 में, और जो पेसा एक्ट है उसके बाद 1996 में आता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पेसा एक्ट कब आता है? 1996 के अंदर। देखो पंचायत को लेकर जो सारी बातचीत है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शुरू हो जाती है, ठीक है, और पंचायती राज हमारे पास आ जाता है 1992 के अंदर। लेकिन यहां पर अभी तक हमारे पास ट्राइबल एरियाज के पास एक तरीके से पंचायत वाला सिस्टम नहीं आया है। तो ट्राइबल एरियाज के पास भी पंचायत वाला सिस्टम आना चाहिए, इसको लेकर एक कमेटी बनी। कमेटी ने 1995 में रिकमेंडेशन दिया, और रिकमेंडेशन के बाद 1996 के अंदर पेसा एक्ट को लेकर आए। पेसा एक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। अब क्या होगा, अब जो यहां पर ट्राइबल एरियाज हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहां पर भी पंचायत का सिस्टम होगा। वहां पर भी जो लोग हैं वो अपने आप को लोकल सेल्फ गवर्न करेंगे, वो लोग अपने आप को खुद गवर्न कर सकते हैं, जैसा यहां पर हम लोग ग्राम सभा वगैरह में देखते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम आ चुका है। तो पेसा एक्ट कैसा आया आप लोगों को पता चल गया, 1996 में आया। अब बात करते हैं यहां पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस होगा। अब यहां पर जो एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इनको पावर्स मिल जाएंगी, इनके अपने पूरे हक मिलेंगे, ठीक है। कि देखो अब होता क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है इनके लिए काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज क्या, एक जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कहाँ पे रहती है? फॉरेस्ट में, ठीक है। काफ़ी भारी भरकम जंगल जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर आपको ये हमारे जनजाति वाले लोग देखने को मिलते हैं। अब वो लोग कहाँ पे रह रहे हैं? जंगल में रह रहे हैं। अब जंगल के अंदर क्या पाया जाता है? जंगल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना, मिनरल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मिनरल्स को हम कैसे निकालते हैं? खुदाई वगैरह करके निकालते हैं, ठीक है। अब जो हमारी जनजाति वाले लोग हैं इनके लिए 3 मांग होती है, वाटर, फॉरेस्ट और लैंड। जल, जंगल, जमीन, ये 3 चीज़ों की यहाँ पर ये मांग करते हैं कि अगर इनको ये 3 चीज़ें मिल जाएं, बस यहाँ पर ये नेचर से काफ़ी हद तक अट्रैक्टेड है, नेचर यहाँ पर इनके लिए काफ़ी हद तक मायने रखता है, नेचर से काफ़ी प्यार करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। अब है क्या, अब यहाँ पर जो पेसा एक्ट है, हमने पेसा एक्ट के अंदर क्या करा, इनके पास पावर्स को बढ़ा दिया है, मतलब इनके पास भी पंचायत वाला सिस्टम होगा। अब पंचायत वाला सिस्टम जब इनके पास होगा तो वह किस प्रकार से काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई कंपनी आ गई, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी आ गई या फिर कोई सरकार का काम हो गया। सरकार ने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग अब जंगल में जाकर क्या करेंगे, बॉक्साइट को खोद के निकालेंगे, एक मिनरल को निकालेंगे, हम लोग एक तरीके से खोद कर निकालने वाले हैं। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर पेसा एक्ट लागू हो जाएगा। पेसा एक्ट क्या करेगा, यहाँ पर जो एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी है ये सब बैठकर आपस में डिस्कशन करेंगी, इनकी ग्राम सभा बैठेगी, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है, इनका पंचायत बैठेगा। और यहाँ पर ये आपस में डिस्कशन करने के बाद ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हम लोग को कहते हैं कि हाँ माइनिंग करो या ना करो, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब पावर्स इनके हाथ में बढ़ जाती हैं इस पेसा एक्ट के अंदर में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेसा एक्ट किसके लिए है? पेसा एक्ट है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए पेसा एक्ट को लाया गया था। तो आज के टाइम पर हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, यहां पर इन सभी एरियाज में पेसा एक्ट लागू होता हुआ नजर आएगा। जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर अगर आप लोगों को एक तरीके से जहां पर भी फॉरेस्ट वगैरह है वहां पर अगर आप लोगों को जाकर माइनिंग वगैरह करनी है, वहां पर ट्राइबल पीपल भी रह रहे हैं, तो पहले उनसे आपको परमिशन लेनी होगी, तब आप जाकर वहां पर कोई काम कर सकते हो। उसी प्रकार से अब क्या किया गया, इस एक्ट को छत्तीसगढ़ के अंदर लाने की चर्चा की जा रही है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी लागू कर दिया जाएगा, खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज वाले एरिया में। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। यही इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि अभी हमने डिस्कस करी है। सारे जो फैक्ट्स हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और है, आपको यहाँ पर यह भी देखना होगा, इंडिया के अंदर जो ट्राइबल पॉलिसी है इसके बारे में डिस्कशन कहां पर हुआ है। तो भारत के अंदर संविधान में आर्टिकल 342 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अंदर आपको शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में सारी चीजें मेंशन करके दे दी गई हैं, तो आप लोग वहां से जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब जो ट्राइबल पॉलिसी है इन सब के बारे में जो बातचीत है वो आर्टिकल 342 के अंदर है, तो ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। देन उसके बाद यहां पर पेसा एक्ट के बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया था, बाकी सारी चर्चा यहां पर पेसा एक्ट के बारे में की गई है। उसके बाद एक चीज और, ये तो मैंने आपको बता दिया ट्राइबल पॉलिसी आर्टिकल 342 के अंदर है। अब लेकिन यहां पर जो पंचायती राज वाला सिस्टम है कहां पर है, ये आर्टिकल 244 के अंदर है, ठीक है। 244 के अंदर 244 ए बी सी डी करके यहां पर ओ तक सारे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, ओ तक आते हैं। और इसमें से जो 244M वाला आर्टिकल है वो क्या करता था, यहां पर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके अंदर क्या, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 244M यहां पर ये वाला है, ये आर्टिकल 244M क्या करता था, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर पंचायत राज वाले सिस्टम को एप्लीकेबल करने की इजाजत नहीं देता था। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद एक कमेटी बनी और कमेटी ने ये सारी चीजें आगे लागू कर दी। आई होप आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर।
नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे चर्चा की गई है गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, तो यहाँ पर अच्छे से सुनते रहना, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में जो हमारे एक तरीके से ग्रुप कैप्टन है अभिनंदन वर्तमान, ठीक है, इनको वीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पर ये एक वॉर टाइम गैलेंट्री है। देखो, एक वॉर टाइम गैलेंट्री होता है और एक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी गैलेंट्री क्या है, ये अवार्ड बेसिकली बहादुरता के लिए दिया जाता है, जो कि अभी यहाँ पर अभिनंदन वर्तमान जी को दिया गया है। जो ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं, एक रिपब्लिक डे पर और एक इंडिपेंडेंस डे पर। अब जो गैलेंट्री अवार्ड्स है भारत के अंदर, इसका इतिहास हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बार जो ये गैलेंट्री अवार्ड्स है इनको लाया गया था भारत की आज़ादी के बाद। यहाँ पर आप देख पाओगे यही हैं अभिनंदन वर्तमान जी, आपको इनके बारे में मालूम भी होगा। इन्होंने यहाँ पर जो पाकिस्तान का फाइटर जेट था उसको भी उड़ाया और कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर ये क्रैश कर गए थे, पाकिस्तान के अंदर गिर गए थे, एक तरीके से आप कह सकते हो। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दिनों तक रहे भी, वापस से पाकिस्तान ने इनको रिटर्न भी किया था, आप लोगों को मालूम होगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक चर्चा में थी। अब क्या हुआ, हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो गैलेंट्री अवार्ड्स का इतिहास की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना होगा, गैलेंट्री अवार्ड्स वेलर के लिए दिया जाता है, बहादुरता के लिए दिया जाता है। देखो क्या हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था, लगभग उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, इन 3 अवार्ड्स को बनाया गया। एक का नाम दिया गया परमवीर चक्र, सबसे ऊपर है ये। उसके बाद महावीर चक्र, ये दूसरे नंबर पर आता है। और फिर उसका बाद आता है वीर चक्र, ये तीसरे नंबर पर आता है। तो अभी यहाँ पर जो अभिनंदन वर्तमान जी हैं इनको हमने वीर चक्र दिया है, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट ने वीर चक्र से सम्मानित किया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 3 अवार्ड्स बनाए गए, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, देश के आज़ाद होने के बाद ये 3 अवार्ड्स लेकर आए गए थे बहादुरता के लिए। उसके बाद 3 और अवार्ड्स लेकर आए गए थे, जिसका नाम था अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। लेकिन इनके नाम बाद में बदल दिए गए, इनका नाम बदलकर बाद में कर दिया गया। एक का नाम अशोक चक्र है, दूसरे का कीर्ति चक्र है और तीसरे का शौर्य चक्र है, ठीक है। तो ये कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स है। तो बेसिकली 6 गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे पास, ये हमें पता चला। एक है परमवीर चक्र, एक महावीर चक्र और एक वीर चक्र। और बाकी 3 कौन से हैं, एक है अशोक चक्र, एक है कीर्ति चक्र और एक है शौर्य चक्र। अब यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, सारे ऑफिसर्स, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। आर्मी, नेवी, एयर ऑफिसर्स, सभी यहाँ पर एयरफोर्स के ऑफिसर्स हो गए, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। और मैंने जैसे बताया कि देखो यहाँ पर एक होता है वॉर टाइम अवार्ड, एक होता है पीस टाइम अवार्ड। वॉर टाइम अवार्ड मतलब युद्ध के टाइम पर यहाँ पर किसी ने अपनी वीरता दिखाई है तो उसको वॉर टाइम अवार्ड मिलता है। पीस टाइम अवार्ड जब सब कुछ शांत है तब भी यहाँ पर आप कह सकते हो काफी हद तक जिसके अंदर वीरता दिखाई गई है, जिसके थ्रू उसको यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब हमने देखा वॉर टाइम अवार्ड के अंदर परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आता है, और पीस टाइम के अंदर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये चक्र कौन से के अवार्ड्स के अंडर में आते हैं, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड के बारे में, ठीक है, जो कि एक तरीके से युद्ध के टाइम पर जब ये अवार्ड्स दिए जाते हैं किसी की वीरता को देखकर। तो सबसे पहली बार यहाँ पर दिया जाता है परमवीर चक्र। ये इंडिया का एक हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, ठीक है। ये दिया जाता है बहादुरता के लिए, और मतलब आप कह सकते हो कि जो कहीं भी लड़ाई चल रही हो, चाहे वो लैंड, सी या फिर एयर, कहीं पर भी लड़ाई हो, उसके अंदर किसी व्यक्ति के थ्रू बहादुरता दिखाई गई है तो उसको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। उसी प्रकार से होता है महावीर चक्र, ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, और उसके बाद आता है वीर चक्र, ये थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है। अब बात करते हैं पीस टाइम के बारे में। तो पीस टाइम के अंदर सबसे टॉप पर आता है अशोक चक्र। ये एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है पीस टाइम के टाइम पर, मतलब शांति के टाइम पर जब दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी एक तरीके से हमारा कोई जवान शहीद हो चुका है, जवान ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, उनकी बहादुरता को देखते हुए आप कह सकते हो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसी प्रकार से कीर्ति चक्र होता है, ये सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड होता है, और थर्ड पर आता है शौर्य चक्र। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ये तो हमने बात करी गैलेंट्री अवार्ड्स की, प्लस भारत के अंदर और भी बहुत सारे अवार्ड्स चर्चा में रहते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक आता है सेना मेडल, ठीक है, यह अवार्ड किया जाता है हमारे आर्मी को, यह हमारे आर्मी को दिया जाता है सेना मेडल। एक आता है नाउ सेना मेडल, यह हमारी नेवी को दिया जाता है, और एक आता है वायु सेना मेडल, यह हमारी एयरफोर्स को दिया जाता है। तो ये आप लोग इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। चर्चा की गई है भारत गौरव स्कीम के बारे में। तो अभी रिसेंटली चर्चा में क्यों है कि हाल ही में इंडियन रेलवेज ने अनाउंस कर दी है एक नई स्कीम को, जिसका नाम है भारत गौरव स्कीम। इससे क्या होगा, भारत के अंदर टूरिज्म को हम लोग काफी तेजी से बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। तो इंडिया के अंदर जो टूरिज्म है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आप लोग को बता देता हूं इंडिया के अंदर टूरिज्म को लेकर क्या हालत आज के टाइम पर देखने को मिलती है। जो टूरिज्म है हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री की जो इकॉनमी है, हम लोग
लोग बहुत सारा पैसा आज के टाइम पर टूरिज्म से बनाते हैं। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की, इन्होंने बोला है कि भारत ने 2020 के अंदर लगभग 1 to 1.9 बिलियन डॉलर्स तक अमाउंट जनरेट किया था बाय टूरिज्म। तो आप समझ सकते हो ये अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट है। तो हम लोग कितना कुछ करते हैं टूरिज्म से। उसके बाद अभी हमारा गोल यह है कि साल 2028 तक हम लोग 512 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचेंगे हम अपने टूरिज्म सेक्टर से। होता क्या है, आप कहीं घूमने गए, आप कहीं पर घूमने जाओगे तो क्या करोगे, डेफिनेटली वहां पर पैसा खर्चोगे, पैसा खर्चा जाएगा तो क्या होगा, उस एरिया की जो टूरिज्म है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी, उस एरिया की जो इकॉनमी है वो काफ़ी तेजी से ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर टूरिज्म का यही कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या बोला गया, आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर भारत जो एक तरीके से एक रिपोर्ट आती है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019, इसके अंदर जो भारत की रैंक है वो 34 रैंक देखने को मिली है आउट ऑफ 140 कंट्रीज। तो भारत लगातार एफर्ट्स लगा रहा है कि हम लोग टूरिज्म सेक्टर के अंदर काफ़ी तेजी से ग्रो होते हुए चले जाएं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर। अब देखो इसी टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया गया, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है, भारत गौरव स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, जो ट्रेन हो गए, ठीक है, जो हमारी ट्रेन हो गई, ट्रेन तो आपको पता ही होगा, ट्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। आपको मालूम होगा भारत के अंदर एक रामायण एक्सप्रेस चलाई जाती है IRCTC के थ्रू, ठीक है। रामायण एक्सप्रेस कुछ इस प्रकार से चलाई जाती है। रामायण एक्सप्रेस बहुत सारी जगह से निकलती है, दिल्ली, सफदारगंज, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे एरियाज है जहां से ये ट्रेन निकलती हुई आती है, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, नासिक, इन सभी एरियाज में। मतलब वो सारे एरियाज हैं जहां पर राम जी गए थे, वहां के उन सभी जगह पर ये ट्रेन जाती है। तो क्या होगा, लोग इसमें बैठकर घूमने के लिए जाते हैं, लोग वहां पर सभी जगह पर घूम कर आते हैं। अब क्या होगा, उससे उन एरियाज के टूरिज्म वगैरह प्रोमोट होता हुआ नजर आएगा। तो रामायण एक्सप्रेस यहां पर ट्रेन चलाई जाती है जहां पर एक तरीके से जो भी लॉर्ड राम जी की जगह है वहां पर लोग घूमने जाएं। उसी प्रकार से क्या होगा, अगर कोई स्टेट, कोई भी राज्य चाहता है कोई ट्रेन चलाना अपने राज्यों के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट जगह पर घूमने के लिए, तो वो राज्य किराए पर ट्रेन को ले सकता है। बिल्कुल, वो जो ट्रेन है उसको रेंट पर ले सकता है और रेंट पर लेने के बाद यहां पर टूरिज्म को प्रमोट कर सकता है। कैसे, मैं भी आप लोग को आगे बताऊंगा। जैसे हमने अभी रामायण एक्सप्रेस के बारे में बात करी है ना, उसी प्रकार से एक और ट्रेन है जिसका नाम है गुरु कृपा, ठीक है। अब गुरु कृपा का मतलब क्या है, यहां पर आप कह सकते हो कि जितने भी सिख प्लेसेस देखने को मिलेंगे या गुरु नानक जी, जहां जहां पर गुरु नानक जी से रिलेटेड प्लेसेस हैं वहां पर ये ट्रेन जाती है, वहां पर लोग विजिट कर सकते हैं। तो अपने आप में क्या है, ये ट्रेन कहीं ना कहीं जो एक तरीके से टूरिज्म है उसको प्रमोट करते हुए नजर आती हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या बोला गया। अब यहां पर बोला गया कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, खासकर आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। राज्य सरकार ने बोला कि भाई हमें बताओ अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इससे क्या होगा, हम लोग ट्रेन क्या करेंगे, कुछ ट्रेन रेंट पर लेंगे, उस ट्रेन के अंदर 12 से 20 तक कोचेस होंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सर्विस देने वाले हैं लोगों को, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जाकर टूरिज्म वहां पर, कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर उस ट्रेन का टिकट परचेस कर सकता है। अब वो जो ट्रेन का टिकट है वो राज्य सरकार ही तय करेगी कि उनको उसको कितना रखना है, ठीक है, उसको कितना ज्यादा रखना है, कितना कम रखना है, वो सब राज्य सरकार ही तय करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने उसको रेंट पर लिया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, जैसे राज्य सरकार यहां पर ट्रेन रेंट पर लेंगी, उसके बाद टूरिज्म को प्रमोट करेंगी, तो वो राज्य सरकार रेल ट्रैवल के साथ साथ होटल अकोमोडेशन और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखेंगी। तो आपको ध्यान रखना है। अब इस स्कीम का फायदा क्या होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी हमने इसको ही समझा है। ये जो ट्रेन है ये हेल्प करेंगी इंडिया के रिच कल्चर हेरिटेज के ऊपर। इंडिया के अंदर जो एक तरीके से टूरिज्म का सेक्टर है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है और भारत के लिए टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। तो ये इसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। प्लस आज के टाइम पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारत और भी बहुत सारी स्कीम्स को चलाता है। वो कौन कौन सी स्कीम है, एक है स्वदेश दर्शन स्कीम, दूसरी है प्रसाद स्कीम, तीसरी है बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव और चौथा है देखो अपना देश इनिशिएटिव। तो ये अलग अलग स्कीम्स है जो कि आज के टाइम पर हम लोग टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चलाते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पर। लास्ट आर्टिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट और डिफेंस एंड सिक्योरिटी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। अब चर्चा की गई है दोस्ती एक्सरसाइज के बारे में। दोस्ती एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी हाल ही में 15वां एडिशन हमने देखा है ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज का, जिसको नाम दिया गया है दोस्ती। यहाँ पर 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका, तीनों के बीच में ये एक्सरसाइज चल रही है। और लगभग आप कह सकते हो ये जो एक्सरसाइज है ये साल 2021 के अंदर जो ही है, इससे यहाँ पर पता चलता है जो 30वां साल
साल यहाँ पर इस एक्सरसाइज को पूरा हो चुका है, मतलब 30 साल पहले इस एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया था। अभी यहाँ पर इस एक्सरसाइज को पूरे 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यह हमें देखना है। नाउ बेसिकली जो ये एक्सरसाइज है इसको सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था 1991 में। आप लोग को ध्यान रखना है, इंडिया मालदीव्स के कोस्ट गार्ड के बीच में लॉन्च किया गया था। फिर बाद में श्रीलंका ने साल 2012 में इसको ज्वाइन किया। अब ये तीनों कंट्रीज मिलकर आज के टाइम पर फोकस करती हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर। यहाँ पे फोकस किया जाता है कि हम लोग क्या करें, ओशन वाले रीजन में क्या कर सकते हैं, जो बहुत सारी मतलब डिफिकल्टीज आती हैं उसको कम कर सकते हैं। जैसे पोल्यूशन हो गया, इंडियन ओशन के अंदर पोल्यूशन काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा, तो उस पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस रख सकती हैं कंट्रीज। उसके बाद कभी कभी ऑयल स्पिल देखने को मिलता है। होता क्या है, कभी कभी जो शिप्स वगैरह है उनका रैक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, क्या होता है ऑयल स्पिलिंग देखने को मिलती है। जो तेल है वो काफ़ी तेजी से निकलता रहता है। तो क्या होगा, उस ऑयल स्पिल की सिचुएशन को टैकल करने के लिए भी यहाँ पर ये तीनों कंट्रीज मिलकर काम करती हैं। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। तो अभी जो ये साल 2021 वाली जो एक्सरसाइज है, यहाँ पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल है वज्र और अपूर्वा, ये दोनों ही डिप्लॉय करे गए इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है इस अभ्यास के अंदर ये हमारी तरफ से अब वज्र और अपूर्वा ये दोनों वेसल्स गए, दोनों जहाज गए, ठीक है। अब क्या है इस एक्सरसाइज का, इस अभ्यास का मेन मकसद क्या है। सबसे पहली चीज तो क्या होगा, जब ये तीनों कंट्रीज की जो एक तरीके से यहाँ पर बीच में एक्सरसाइज हो रही है, तो इससे क्या होगा, तीनों कंट्रीज की जो फ्रेंडशिप है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ेगा, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इससे जो कॉपरेशन वगैरह वो काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आता है। कॉपरेशन के अलावा जो सिक्योरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स है वो भी लगातार बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इस अगस्त 2021 की, तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है ये 4 पिलर्स के ऊपर काम करेंगे। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, एक है मैरीन सिक्योरिटी, मतलब समुद्र के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर काम करने वाले हैं। ह्यूमन ट्रैकिंग, मानव की जो तस्करी देखने को मिलती है उसको रोकने के ऊपर काम करेंगे। और जो आतंकवाद है उससे लड़ने के ऊपर काम करेंगे। जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये जो 4 पिलर्स हैं इसके ऊपर काम करने के लिए डिस्कस किया था अभी यहाँ पर इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स ने। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा और फोकस रखा जाएगा। चारों कंट्रीज का मेन मकसद ये है कि हम अपने रिलेशंस को अच्छा करने के साथ साथ जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम तीनों कंट्रीज साथ में मिलकर निकाल सकते हैं। अब उसके बाद एक और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान रखना। देखो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक और बहुत सारी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अभ्यास होते हैं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। एक होता है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। इंडिया श्रीलंका की मिलिट्री के बीच में एक्सरसाइज मित्र शक्ति होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इंडिया श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज के बीच में होता है स्लिनेक्स। ओके, फिर उसके बाद यहां पर बात करते हैं इंडिया और मालदीव्स के बारे में। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच के जो मिलिट्री हैं, इन दोनों की मिलिट्री के बीच में एक अभ्यास होता है एक्सरसाइज एक्वेरिन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन हैं जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रखना जरूर। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। तो रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या डिस्कशन किया। हमने डिस्कस किया इंडिया यूएस के ट्रेड पॉलिसी फोरम के बारे में कि अभी व्यापार को लेकर कि किस प्रकार से इंडिया यूएस मिलकर काम करने वाले हैं। उसके बाद पेसा एक्ट के बारे में जाना, पेसा एक्ट कब लाया गया था। प्लस उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ट्राइबल पीपल के लिए यहाँ पर किस प्रकार से काम करेगा और ट्राइबल पीपल को किस प्रकार से पावर्स दी गई हैं। आज के टाइम पर कितने राज्यों के पास पेसा एक्ट लागू है और अभी छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर काम कर रहा है इसके ऊपर। फिर उसके बाद गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। अभी यहाँ पर हमने देखा काफ़ी सारे वीर लोगों को ये गारंटी अवार्ड्स दिया है। गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, एक वॉर टाइम अवार्ड होते हैं, एक पीस टाइम अवार्ड होता है। तीनों अभी दोनों के बीच मैंने अच्छे से आप लोगों को डिफरेंस समझाया था। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया भारत गौरव स्कीम के बारे में कि क्या होती है भारत गौरव स्कीम, किस प्रकार से हम लोग भारत के अंदर जो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर सकते हैं और टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है भारत के लिए, ये मैंने अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। उसके बाद दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन किया। ये जो एक्सरसाइज ये 3 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका के बीच में, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया इससे क्या फायदा देखने को मिलता है। प्लस अभी यहां पर इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, इंडिया मालदीव्स के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी ही तुरंत हम लोगों ने कवर करी है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।